हेलो दोस्तों। आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का टॉपिक क्लियर करेंगे। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स जिन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी तरह से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, जिसके कारण वो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझ पाए। और खास करके हम लोग जो है, हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में हम लोग का जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हमने भी हिंदी वर्जन में ही आप लोग को समझाने की कोशिश की है। तो अच्छी तरह से समझेंगे, फुर्सत में देखेंगे, जिससे आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करनी है अपने की, इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर अपना कॉन्सेप्ट उस तरफ का रखना है, तो ये टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझना है। और इजी वे से, क्योंकि हम लोग जो है आज के टॉपिक हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं। एनसीईआरटी में इस तरह से किया दिया गया है कि उस तरह एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिससे इजी तरह से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है, किसी भी तरीके से। तो चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक गांव की कहानी के रूप में हम लोग को समझाया गया है इकोनॉमिक्स की, कि किसी देश की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो कैसी होगी, किसी देश की इकोनॉमी कैसे होगी, किसी देश में उत्पादन कैसे होगा, किसी देश में उसको सेल कैसे किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में उसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात हमारे पास क्या आता है कि ये जो दिया हुआ पालमपुर, एक गांव का नाम दिया गया है। पालमपुर के सहारे से हम लोग को समझाना चाहता है कि पालमपुर की कहानी, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होता है, इसको सेल कैसे करते हैं, इस हिसाब से हम लोग को समझना है। तो इस कहानी का उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब हमारा एम है ना। एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या है। तो उद्देश्य क्या, उत्पादन संबंधी, उत्पादन मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वहाँ के हिसाब से समझना पड़ेगा, क्या, हाँ, कहाँ पर क्या उत्पादन हो रहा है। जैसे ये, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इंडिया जो है, इंडिया में हर जगह पर तो सेम नहीं है ना, हर जगह पर सेम नहीं है ना। हर जगह पर सेम नहीं है, क्या, धरातल, हर जगह पर सेम धरातल नहीं है, ठीक है। हर जगह पर सेम धरातल नहीं है, ठीक है। अब कहीं पर पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो यहाँ पर हर जगह पर सेम चीजें नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर हर चीज सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कहीं पर धान अधिक होगा, कहीं पर गेहूं अधिक होगा, कहीं पर गन्ना अधिक होगा, हर जगह पर हर चीज के तो। और उसके अलावा भी कुछ खनिज की अगर बात करें हम लोग, तो खनिज भी अलग अलग होंगे, खनिज भी अलग अलग तरीके होंगे। जैसे कहीं पर लोहा अलग, है ना, कहीं पर लोहा अलग, कहीं पर लोहा जो मिलेगा, कहीं पर तांबा मिलेगा, मतलब कि हर जो है जगह जगह, अलग अलग जगह पर अलग अलग खनिज की मात्रा मिलती है, अलग अलग तरह जगह पर अलग अलग खनिज और बहुत सारी वस्तुएं जो है मिलते हैं। खनिज हो गए, पेड़ पौधे, जहाँ जैसे कहा जाए कि कहीं पर कोई पशु अधिक रहते हैं, कहीं पर शेर अधिक रहते हैं। तो इस हिसाब से सब जगह पर सेम नहीं, कहने का मतलब यही है कि सारी जगह पर सेम नहीं है, ठीक है। तो उद्देश्य ये है कि भाई उत्पादन, तो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उत्पादन होगा उसके बारे में समझेंगे। मूल विचार यही है, तो उसका परिचय कराना। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव का नाम लेते हैं, मैंने गांव को एक कल्पना के रूप में लिया गया है, इसके माध्यम से कहा गया है। पालमपुर में मुख्य जो है खेती मुख्य क्रिया है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर कृषि आता है, और कृषि विशेष करके हर कंट्री की प्राथमिकता होती है कि मुख्य काम जो है कृषि से ही शुरुआत होता है। जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी इंडस्ट्री मतलब डेयरी बिजनेस मतलब कि दूध उद्योग, परिवहन, इन सब जो, बट ये क्या है, सीमित स्तर पर की जाती है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो फूड है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो सबसे पहले करनी पड़ेगी ना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था सबसे पहले करनी पड़ेगी हमें। तो इस पालमपुर की क्रिया जो है, मुख्य क्रिया जो है वो क्या है, कृषि है, हम लोग को पता है। तो साथ में क्या है इसके अलावा, है ना, वहाँ पर जो है, अब प्रोडक्शन क्या होता है, मतलब कि प्रोडक्शन क्या, कहीं भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग को समझ लिए कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से फैक्टर की जरूरत होती है। तो हम लोग को पता है, लैंड, लेबर,
कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि उत्पादन क्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी वही बात बोला गया है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, कुछ कहीं कहीं पर प्राकृतिक संसाधन मिल जाते हैं, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, ये सब चीज जो है ये सब चीज से हम लोग किसी वस्तु को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, पालमपुर कहानी में हमें विदित होता है कि गाँव की इच्छित वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन के प्रकार समायोजित होते हैं। मतलब क्या है, कहीं पर संसाधन उचित रूप से है, कहीं पर नहीं है। परिचय परिचय दिया गया है, परिचय दिया गया कि पालमपुर आस पड़ोस गांवों के कस्बों में भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है, पालमपुर बीच जगह है, आसपास में क्या है, और सब भी और सब से जुड़ा हुआ है। पालमपुर यहाँ पर है, और यहाँ पर अलग 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 गांव से, शहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात आता है कि एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर के 3 किलोमीटर दूरी पर है। और रायगंज इस गांव के से थोड़ा सा दूर में रायगंज है। क्या है, रायगंज है, पालमपुर से दूर। इसमें प्रत्येक मौसम में यह सड़क पर रायगंज में उसे आगे निकटतम कस्बे पर शाहपुर से जोड़ती है। कहने का मतलब प्रत्येक मौसम में मतलब क्या है कि कुछ कुछ कभी कभी मौसम बिगड़ने के कारण रोड खराब हो जाते हैं। तो यह प्रत्येक मौसम में बोला है कि सड़क सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम कस्बों और शाहपुर से जोड़ती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था है, तब तो ये जोड़ रही है। तो यहाँ पर इकोनॉमी है कि यहाँ पर भाई सड़क जो है डेवलपमेंट किया गया है ना, सड़क जो है डेवलपमेंट किया गया है इस पर। और क्या कहा गया है, सड़क पर गुड़ और तथा अन्य और ये और क्या बोला है, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य वाहन जैसे मोटरसाइकिल, मतलब कि बहुत सारे वाहन। अब वहां पर कौन कौन चलते हैं, मतलब कि थोड़ा सा डेवलपमेंट, क्योंकि शहर की ओर जा रहा है तो थोड़ा सा डेवलपमेंट है ना। तो कौन कौन से चीज चलते हैं वहां पर, यान वाहन भी चलते हैं, है ना। तो बैलगाड़ियां चलती है, भैंसा बग्घी चलती है ना। और साथ अन्य कई तरह के वाहन चलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक भी देखे जाते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियां भी, लगभग 450 परिवार भी रहते हैं इस गांव में। गांव की अधिकतर भूमि जो है स्वामी उच्च जाति 80 परिवार है। मतलब क्या है, भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं। यहाँ पर सब गांव में सभी प्रकार की जाति रहते हैं, उच्च जाति नीची जाति भी रहते हैं, है ना। तो टोटल 80 रहते हैं उसमें। मकान जिसमें बहुत बड़े हैं, मकान जो है बहुत बड़े हैं, कुछ कुछ ईंट के हैं, कुछ सीमेंट के हैं, कुछ बने हुए हैं। अनुसूचित जाति जैसे दलित, दलित मतलब ये जो एकदम गरीब होते हैं, दलित जाति के लोगों की संख्या गांव में कुल 1/3 है, 1/3 है। मतलब कि बहुत कम लोग हैं, और वे गांव के एक कोने में रहते हैं। ध्यान रहे, मतलब ये पता चलता है कि गांव की तो पहले से ही इकोनॉमिक व्यवस्था जो है कहीं कहीं कैसी है कि दलितों को जगह नहीं मिल जाए, दलितों को सेपरेट रखा जाता है, दलितों को बहुत कमजोर समझा जाता था, दलितों के ऊपर बहुत शासन किया जाता था। और क्या है, खेतों में सभी और अधिकांश घरों में बिजली है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कहने का मतलब कि वे एक गांव के कोने काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी कुछ फूस के भी बने हुए हैं। और अधिकांश घर जो है बिजली, घरों में बिजली है। और खेतों में भी मतलब बिजली की व्यवस्था ऑलमोस्ट हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था ऑलमोस्ट हो चुकी है, बिजली की व्यवस्था ऑलमोस्ट हो चुकी है। और खेतों में सभी क्या करते हैं, नलकूप बिजली से ही चलाते हैं। मतलब क्या, नलकूप बिजली, मतलब कि जो नल है वो बिजली से चलाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल नहीं, वहाँ पर इसमें वहाँ की व्यवस्था अगर देखी जाए तो स्कूल भी है ना। और प्राथमिक विद्यालय भी, हाई स्कूल भी है गांव में। एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, निजी औषधालय भी है, और जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है, मतलब हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पर एक गांव की इकोनॉमी को हम लोग को बताया गया है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। पालमपुर गांव के हिसाब से उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़क है, परिवहन है, साधन है, बिजली है, सिंचाई है, जो कि किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का भी है, पर्याप्त विकसित है। इन सुविधाओं की तुलना में लेकिन गाँव में उपलब्ध हर चीज की सुविधा ऑलमोस्ट है। तो उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें
एक काल्पनिक गांव पालमपुर में हमें किसी प्रकार के गांव में उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताया। और क्या भारत के गांव में खेती उत्पादन के लिए प्रमुख गतिविधि होती है, तो मैंने खेती अधिक हो तो वो ज्यादा संपन्न होता है, लेकिन उत्पादन गतिविधियों में गैर कृषि क्रिया का, लेकिन उत्पादन गतिविधियों में अन्य उत्पादन, लेकिन अन्य चीज का जब हम लोग उत्पादन करेंगे तो इसको गैर उत्पादन मतलब कहेंगे, क्योंकि कृषि से रिलेटेड है तो चलो भाई कृषि से रिलेटेड है, लेकिन कृषि से जो उत्पादन जो कृषि से रिलेटेड नहीं होता है ना, वो गैर उत्पादन होता है। जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गई, और शामिल, ये बहुत सारे से शामिल है जो कि कृषि से रिलेटेड नहीं है। हम उत्पादन के बारे में बहुत सामान्य बातें जानने की कोशिश करेंगे और इन दोनों के विचार भी रखेंगे। उत्पादन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अब चलते हैं आगे। अब उत्पादन के संगठन की बात करके प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं है जो जो और वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित करना है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है भाई, एम क्या है। उत्पादन का मतलब क्या है कि सबको उस वस्तु और सेवा को देना, उत्पादित करना, जिसके लिए जो जरूरी है, डिमांड है, जो डिमांड है उसको पूरा करना, डिमांड है उसको पूरा करना, जिनकी हमें आवश्यकता है उसी को पूरा करना। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में जिस चीज का डिमांड है, मार्केट में जिस चीज का डिमांड है उसको पूर्ति करना ही प्रोडक्शन का कर्तव्य है। पहली आवश्यकता है भूमि, की जमीन चाहिए, है ना, जमीन चाहिए तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हो गए, जैसे खनिज हो गए। दूसरी आवश्यकता है कि श्रम है, और जो लोग काम करते हैं कुछ उत्पादन की क्रिया में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कर्मियों के साथ जरूरत पड़ती है। दूसरी क्रियाएं जो शारीरिक कार्य करने के वाले होते हैं, जैसे श्रमिक की जरूरत पड़ती है ना, तो कुछ श्रमिक की जरूरत पड़ती है। प्रत्येक श्रमिक को के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करना पड़ता है। मतलब क्या है, श्रमिक के लिए क्या होता है, श्रमिक को अपना क्या करता है, मेहनत करता है, अपना श्रम प्रदान करता है, तो उसको कुछ मिलती है। तो तीसरी आवश्यकता क्या है, पूंजी। अब जैसे हमने कहा लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, तो लैंड मतलब जमीन, पता चली गया। पूंजी की आवश्यकता पड़ती है उत्पादन के लिए, क्या चाहिए, प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई आगत और अन्य पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि औजार, मशीन। अब क्या कुछ भौतिक पूंजी होती है, भौतिक पूंजी मतलब जैसे जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं फिजिकली, जैसे मशीन, भवन, और फैक्ट्री बैठाना पड़ेगा। औजार मशीन अत्यंत साधारण औजार के जैसे किसान का हल लेकर प्रशिक्षित मशीन जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए। औजार, मशीन और भवन के उत्पादन में भी कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ भवन है, मशीन है, इनको फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कहते हैं। उसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ती है कच्चा माल, जो कच्चा माल और साथ में नगद मुद्रा। उत्पादन के कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूता, जो कुम्हार द्वारा लाई जाने मट्टी, इन सब चीज को कच्चा माल कहते हैं, जिसके कारण एक पक्का कोई बिजनेस हो पाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता पड़ती है। हाँ, कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है। अब पैसा नगद तो चाहिए ना, तो कच्चा माल और नगद पैसों को कार्य से क्या बोलते हैं, कार्यशील होने में करंट एसेट्स। अब समझ में आया कि करंट कैपिटल, सॉरी, करंट कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल जो होता है, जो एक बार लगा दिए बहुत दिन चले, लेकिन इन सब चीज, कच्चा माल, ये सब चीज को खरीदने के लिए जो कैपिटल का यूज किया जाता है उसको हम लोग करंट कैपिटल कहते हैं। हजारों मशीन और भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये सब संभव रहता है। एक चौथी अवस्था भी होती है, जिसके स्वयं उपभोग हेतु, मतलब खुद उपयोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़े। भाई नॉलेज चाहिए, है ना, और टेक्नोलॉजी चाहिए, इन सब चीजें चाहिए। आजकल मानव पूंजी मतलब मनुष्य के अंदर में जो ज्ञान होता है उसी का तो यूज करता है ना, उसी का यूज करता है, उसी का यूज करके वो आगे बढ़ता है। ठीक है, अच्छा, कुछ कारखाने का दृश्य दिया गया है यहाँ पर, कुछ कारखाने का दृश्य दिया गया यहाँ पर, ये तो देखना है। ठीक है, एक फैक्ट्री दिया गया है। ठीक है, फैक्ट्री में, कारखाने में क्या चल रहा है, मशीन चल रहा है। ठीक है, मशीन को ऐसे लगाया गया है, तो इन सब चीज को पाकर ही मशीन लगाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
तो उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी के संयोजित करने के संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। कॉलेज या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने बताया लैंड ट्रेबल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन। पालमपुर की कहानी पढ़ने से पता चल गया कि प्रथम 3 कारक के बारे में अधिक सीखेंगे, लेकिन सुविधा के लिए यह ध्यान कि भौतिक पूंजी को भी मतलब क्या है, इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल के बारे में भी समझेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। अब पालमपुर में खेती के बारे में समझ लिया कि भूमि क्या है, स्थिर है, मतलब फिक्स है कि नहीं, ये चीज आज हम लोग को क्लियर करेंगे, ये फिक्स कैपिटल है कि नहीं। पालमपुर में खेती उत्पादन के लिए प्रमुख क्रिया ठीक है, काम करने वाले 75%, ये हाँ 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। मतलब क्या है कि काम करने में अगर बात करें तो 75% लोग अपना कृषि यहाँ पे करते हैं। वे किसान और कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों के उत्पादन में से जुड़ा हुआ है, खेती का उत्पादन होगा तभी जाकर ये काम करेंगे। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन के लिए एक मूलभूत कठिनाई और खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र स्थिर होता है, मतलब कि कृषि जो होता है एक जगह पर स्थिर होता है। और पालमपुर की अगर बात करें हम लोग, पालमपुर की अगर बात करें तो पालमपुर में वर्ष में 1960 से आज तक जुताई गई अंतर्गत अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई भी विस्तार नहीं हुआ। मैंने पालमपुर जितना जुताई हुआ भूमि का विस्तार हुआ नहीं, क्योंकि भूमि कहाँ से बढ़ेगा, भूमि तो अपना जगह पे रहेगा। उस समय तक गांव में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग बदल दिया गया, नई भूमि को खेती योग बना दिया गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने की कोई गुंजाइश, लेकिन अगर बात करें तो बढ़ाने की कोई मैंने कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, भूमि को मापने के लिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि भूमि को मापना है ना, तो भूमि को मापने के लिए मानक इकाई क्या है, हेक्टेयर है। जी हाँ, गांव भर में हेक्टेयर के हिसाब से मापा जाता है। यदि भी गांव में भूमि माप क्या है, बीघा से मापा जाता है, गुंठा से मापा जाता है। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय इकाइयों से भी किया जाता है, लेकिन एक हेक्टेयर जो होता है वो 100 मीटर भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। याद रहे, एक हेक्टेयर बराबर 100 मीटर, 100 मीटर भुजा वाले 100 मीटर भुजा वाले, ठीक है, भुजा वाले वर्ग क्षेत्र के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर मैदान के क्षेत्र अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं, तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात बताया कि दूसरा क्या तरीका है, क्या क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने की कोई तरीका है, मतलब कि जो आपके पास भूमि है उसी से तरीका, हाँ है। यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उसे देखते हुए पालमपुर पालमपुर यूपी के पश्चिमी भाग में गांव की तरह लगता है। मतलब कैसा लगता है, उसे देखते हुए पालमपुर यूपी के पश्चिमी भाग में गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, और कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के समय में, बरसात जब होता है तो मौसम में खरीफ की जाती है, किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। तो याद रहे, तो मौसम के समय में, मौसम जो किस चीज के, जब बरसात के मौसम होते हैं तो उस जगह पर क्या होते हैं, ज्वार और बाजरा उगते हैं। ये चीज नोट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होता है, अक्टूबर और सितंबर में आलू की खेती होती है। ठीक है, सदी, और उसके बाद सर्दी के समय में, मौसम में रबी और सर्दी के समय में खेती करने, गेहूं की खेती की जाती है। उत्पादित गेहूं में उसे परिवार खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते, तो वहां पर रायगंज की मंडी भी है, वहां पे बेच दिया जाता है। तो इससे ये चला कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा बेच दिया जाता है। मतलब कि जितना यूज हो उतना रख कर बाकी को बेच दिया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, और जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होना जरूरी है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों की अगर बात करें तो वहाँ आसपास में भी जो व्यापारी है उनके बारे में बात की गई है। शाहपुर के व्यापारी को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविकसित व्यवस्था है, मतलब सिंचाई पानी बारिश नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई है, जिसका मुख्य प्रभाव पड़ रहा है कि सिंचाई की पद्धति बदल गई है। तब किसान कुओं और रहड़ द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे सिंचाई किया करते थे, लेकिन अब जो है लोगों ने बिजली से ही, नलकूप से ही और जनरेटर लगाकर पानी निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये उनकी सुविधा हो गई है, और सिंचाई में सुविधा होते जा रही है। प्रारंभ में नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, लेकिन जल्द ही किसान ने निजी लगवाने का प्रारंभ कर दिया है। 1970 के दशक में मध्य में 200 हेक्टेयर भूमि जूते हुए सिंचाई देखने में मिली है। भारत में सभी गांवों में एक उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं की गई है। नदी
नदी के आसपास के मैदान के हमारे देश में या तटीय क्षेत्र में अच्छी सिंचाई हुई है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में सिंचाई कम होती है। देश के आज भी कुछ कृषि 40 कृषि की अगर बात करें तो 40% से भी कम जगह पर, 40% से कम जगह पर ही सिंचाई होती है। और शेष क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गई है। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था करने पर थोड़ा खर्चीला भी पड़ता है, ऐसी बात है। तो किसान जो है गरीब होते हैं, तो वो जितना हो पाता है उतना कर पाते हैं। और क्या बताए, एक वर्ष में किसी भूमि को एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविकसित फसल प्रणाली कहते हैं। यहाँ और यह भूमि किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली में एक जगह पर प्रणाली नहीं है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते हैं, और कई किसान तो 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। मतलब तीसरी फसल के रूप में आलू ही पैदा कर रहे हैं, जो कि आलू अधिक इम्पोर्टेंट है। तो गेहूं, बाजरा, गांठ, ये सब जो है ये सब जो है आलू प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से उगाया जाता है। सारणी में अगर बात करें तो 10 लाख हेक्टेयर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसके हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें डिस्कशन की, तो वर्ष 1950 से 51 और में 132 है यहाँ जुताई क्षेत्र था, लेकिन 90 से 91 में 186 जुताई का क्षेत्र है। उसके बाद फिर ऐसे बढ़ते गया। 2010 में ना, 10 में क्या है, 198 हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। उसके बाद 11-12 में 196, 12-13 में 194, 13-14 में 201, और 2014-15 में 198, और 2015-16 में 197, और 16-17 में 200। ये सब लेके इतना मिलियन हेक्टेयर किया गया। ठीक है, इतना मिलियन हेक्टेयर किया गया। ठीक है, अब अगर बात करें कि अंतिम गणना की अगर बात करें हम लोग, तो ये जुताई कितनी क्षेत्र हुई है, तो ये दिया हुआ है। थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना। 2001, 2001, 2011 में कितना हेक्टेयर जुताई क्षेत्र है, तो ये हमारा जो है बार चार्ट दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है ना। ये 2014-15 में कितना है, 200 से थोड़ा 200 से कम है। ठीक है, और 13-14 में पूरा का पूरा 200 है, ऐसा करके। ठीक है, अच्छा, आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके। अब अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में एक सारणी भरी, मतलब कि एक सारणी बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग बनाएंगे। तो किस फसल में किसे, ये सब हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं इधर। अच्छा, अब बात करते हैं कि मौसम में पैदा की गई के रूप में फसल की गई, जो मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में अलग अलग मौसम में की गई है। 1960 के दशक में बीज का प्रयोग किया गया था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और किसान उर्वरक के रूप में गाय का गोबर भी यूज करता था, प्राकृतिक खाद भी यूज करता था। यह सब किसानों के पास तत्कालीन उपयोग में उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को क्या है, किसानों को अधिक उपज वाले HYV के द्वारा गैस चावल की खेती की और तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना और HYV बीजों से एक पौधे से ज्यादा उगाने की तरीके सिखाएं। ठीक है, अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया, इसको समझते हैं। जैसे आधुनिक विधि के कारण कृषि यंत्र ये सब लाया गया, कीटनाशक डाले गए, उर्वरक डाले गए, है ना, अधिक उन्नतशील बीज डाले गए, सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाई गई, डीजल उजल लाया गया, तो इससे खर्च भी बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ा। ठीक है, और अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा बढ़ गई। इसके फलस्वरूप जो है जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा होने लगी। यद्यपि अधिक प्रजातियों वाले बीजों को अधिकतम उपज वाले बहुत ज्यादा पानी और रासायनिक खाद की जरूरत थी। इसलिए इन सब का व्यवस्था भी किया गया। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीजों, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक और किसान कीटनाशक आदि के संयोजन के लिए संभव था। मतलब रासायनिक उर्वरक जरूरी है, कीटनाशक जरूरी है। भारत में पंजाब की अगर बात करें, हरियाणा की बात करें,
पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों ने आधुनिक तरीकों से पहले प्रयोग किया, लेकिन इन क्षेत्र में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एचआईवी रासायनिक उर्वरक इन सब चीज का प्रयोग तो पहले नहीं कर पाए थे। ठीक है, पहले नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कीटनाशक और उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर फसल गहाने के लिए मशीन खरीदी थी, तो कुछ ने काम थोड़ा तेज भी होने से गेहूं ज्यादा पैदावार हुई थी। पालमपुर में परंपरागत बीजों के गैस की उपज के लिए 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और एचवाईवी बीजों के उपज के लिए 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिकोष गेहूं की उपलब्धि में कि अपना खा भी सकते थे, खाने से ज्यादा हो जाता था। ठीक है ना। उसके बाद एक आरेख बना दिया। अच्छा, नीचे कुछ दिया गया है कि प्रोडक्शन के बारे में कि दाल और हरित हरित क्रांति के बाद दाल और गेहूं में उत्पादन हुआ था। तो क्या है, दालों के उत्पादन में क्या 1965 और 66 में इतना 10 करोड़ टन। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से देख पाए। हम्म तो 1965 से 66 में 10 करोड़, 1970 से 71 में 12 करोड़, 1980 से 81 में 11 करोड़ करोड़ टन, है ना, करोड़ टन में हिसाब दिया गया है। और 19 डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 से 2001 में ऐसे दिया हुआ है, 1920 अभी तक 20 तक की काउंटिंग किया गया है, जिसमें गेहूं का उत्पादन जो है कितना ज्यादा 108 करोड़ टन बढ़ा है, और यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये जो है देख लेना है। ये वाला जो है डाटा हम लोग को कहाँ से मिला है, ये डाटा जो है कृषि निगम से मिला है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। कृषि निगम किसान कल्याण विभाग, और 12 कब फरवरी 2019 पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड 2020 का डायरेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऑफ वेलफेयर। मतलब समझ में आ रहा है कि आप पिछले वीडियो में ही हमने समझाया था कि स्टैटिक्स का डिमांड कितना अधिक है। तो ये सब जो डाटा है वो स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स के डाटा से ही इम्प्रूवमेंट हो पाता है, मिल पाता है। तो वो स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताया गया है कि यहाँ पर एक टेबल वेबल बनाना है, जिसमें क्या है, हरित क्रांति के दोनों फसलों के रूप में सफल सिद्ध हो गई। इसमें दिखा गया है आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशैली क्या है। क्वेश्चन बताया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। ठीक है, मतलब ये आप लोग को कमेंट करना है। और पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों ने अधिक नगद की जरूरत पड़ती है या अभी पड़ती है। मतलब क्या है, पीछे पहले की तुलना में कृषि आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नगद की जरूरत पड़ती है, क्यों? मतलब अभी जो है हर जगह पर सब सुविधा अवेलेबल है, तो और सबसे साथ में क्या है, नगद मतलब कैश जो है, कैश से क्या होता था कि पहले कैश तो नहीं था, लेकिन अब कैश होने से क्या, कोई भी किसी भी सामान को अधिक से खरीद लेगा। ठीक है, खेत पर की जाने वाले पश्चात कुछ किसानों की बातें, जैसे आधुनिक या परंपरागत मिश्रित खेती और इन विधियों में से किसान का किसका प्रयोग करते हैं, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। सिंचाई का क्या स्रोत है, ठीक है, कि सिंचाई के क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में भी डिस्कस करना होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि कृषि भूमि के कितने भाग सिंचाई के होते हैं, कम, लगभग आधी या अधिकांश, समस्त। किसान अपने लिए आवश्यक आगत मतलब कि इनकम जो है कहाँ से प्राप्त करता है। क्या भूमि का यह धारणा कर क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, क्या धारण कर पाएगी, देखते हैं। तो अब अब है क्या भूमि या धारण पर, इस टॉपिक में कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, गवर्नमेंट है, सॉरी सॉरी गवर्नमेंट नहीं, नेचुरल है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के संकेत मिलता है कि खेती के आधुनिक ये कृषि ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया, और अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि जल सतत प्रयोग से भौम शक्ति को कर दिया, और मिट्टी की उर्वरा और भौम शक्ति जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनः जीवित करना कठिन है। मतलब जो बंजर हो जाते हैं उसको जीवित करना कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल
करनी जरूरी है। तो पर्यावरण में मिले हम लोग को गिफ्टेड से अच्छी तरह से देखभाल करनी जरूरी पड़ जाती है। ठीक है। अखबार में रिपोर्ट पढ़ने से कृषि मंत्री यह बताते हैं कि ये एक पत्र लिखिए, इसमें हानिकारक वस्तु ये सब जरूरी नहीं है। अच्छा, ये हमारा एक खेत का जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, कैसे कैसे डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये चीज है। बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, रासायनिक उर्वरक की बात करें तो ऐसे उर्वरक हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी में लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी को निकाल कर भौम जल मैंने भूमि के जल द्वारा, नदियों द्वारा, तालाब द्वारा प्रदूषित कर देते हैं। और रासायनिक उर्वरक जो है अधिक बह कर तालाब में चले जाते हैं, जैसे बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, मछली, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जल में रहने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। इसके और इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग में बहुत कुछ समय तक पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह गई है। ये बताया गया है कि अब लगातार अगर यूज करेंगे तो कम हो ही जाएगा रासायनिक। ठीक है, ये चीज है, कॉमन बात है। और क्या है, ये हम लोग को पहले से पता है, देश में रासायनिक खाद सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में। वाह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया कि सबसे कि कहाँ पर अधिक रासायनिक खाद यूज होता है, तो पंजाब में। मतलब देश में रासायनिक खाद सबसे अधिक प्राप्त होता है, यूज होता है। और नियंत्रण प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया गया है, और मिट्टी ने अपनी गुणवत्ता कम कर दी है। और पंजाब के किसानों को पहले उत्पादन के स्तर के लिए अभी अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरक और आदत का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि खेती की लागत बहुत तेज से बढ़ रही है। ठीक है, खेती की लागत बहुत तेज से बढ़ी है और कॉस्टली होते जा रहा है उत्पादन, इसलिए चीजों का दाम जो है महंगा होते जा रहा है। और अब बात करते हैं हम लोग पालमपुर में किसान में भूमि किस प्रकार वितरित, मतलब कि किसानों में भूमि किस तरह बटा है। तो आपने जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यवश खेती में काम लगे लोगों को पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450, पालमपुर की अगर बात करें तो 450 परिवारों में लगभग 450 परिवारों में लगभग एक तिहाई और मतलब कि कुछ कुछ इस तरफ बटा हुआ है। इस तरफ क्या हुआ, बटा हुआ है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो चुका है। 150 परिवारों की अगर बात करें, 150 परिवारों की बात करें तो खेती में खेती के लिए नहीं है, अधिकांश दलित की है। मतलब अधिकांश दलित है, उनके पास खेत ही नहीं है, उनके पास क्या है, खेती नहीं है। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है, वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। और भूमि ऐसे मैंने कम जगह पर खेती करते हैं, और ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों में पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। ठीक है, इस जगह पर अधिक आमदनी नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं आगे। एक डाटा दिया हुआ है कि 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.28 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी, जो भी गोविंद अपने 3 पुत्रों में मदद से भूमि पर तीन पुत्रों की मदद से खेती करता था। यद्यपि वे आराम से नहीं रहे हैं, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा है। मतलब कि ये डाटा बताया गया है कि अगर एक भैंस है, भैंस से जो दूध देती है उससे जो इनकम हो रहा है उससे कुछ गुजारा चल रहा है, लेकिन खेत से गुजारा नहीं चल रहा है। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात वह भूमि तीनों पुत्रों ने आपस में बांट लिया, जैसे कि नॉर्मल होता है। और प्रत्येक के पास अभी कितना है, 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा है। और परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों द्वारा गोविंद ने अपने बेटे जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, और वर्ष कुछ भाग में अतिरिक्त कार्य ढूंढना पड़ा, मतलब कि बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो इससे ही पता है खेती से गुजारा नहीं चलने वाला है। ठीक है, खेती से गुजारा नहीं चलने वाला है। और वह और क्या बोला गया है, आप गांव के चारों तरफ बिखरे हुए भूमि के टुकड़ों को ऊपर में हमने जो दिखाया वो दे सकते हैं। और इन पर टुकड़ों को खेती पर दूसरे और गांव या फिर आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार में प्लांट बैठ गए हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, जिसमें 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास हेक्टेयर तथा इससे अधिक के पास भूमि है ना, इन सभी के बाद अधिक भूमि है। ठीक है, और बात करते हैं आगे। तो कुछ कुछ ऐसा भी है, जैसे कि बात करें कि जैसे कि ऐसा कुछ पिक्चर दिया हुआ है खेती के लिए कीटनाशक वाला। ठीक है ना, तो इससे थोड़ा सा समझ में आता है कि पहले क्या था। ठीक है, पालमपुर के दृश्य को दिखाया जाता है, देखो पहले और अभी में क्या फर्क है, ये चीज दिखाया जाता है।
कुछ ड्राइंग के हिसाब से दिखाया गया है। तो पहले क्या था, कुछ यहाँ पर हमारा पाई चार्ट दिया हुआ है, जो कि पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि क्षेत्र में कृषकों की संख्या, कृषि क्षेत्र इतना है और कृषकों की संख्या कितना है, बहुत ज्यादा है। तो इससे सबका भरण पोषण भी नहीं हो पाता है। अब अगर बात करें हम लोग कि श्रम की, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, मतलब लेबर जो है, व्यवस्था कौन करेगा। भूमि के पश्चात श्रम की अगर बात करें तो उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है कि खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेत के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं, मतलब खुद ही खटते हैं, फैमिली खटता है। मझोले में बड़े किसान अपने खेती में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को क्या करते हैं, किराए पे रखते हैं। ठीक है, और उनसे उन्हें वो खेती को कुछ पाट देते हैं। खेती में किए गए कार्यों को चित्र से पहचानने के लिए बोला गया, कोई बात नहीं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक तो भूमिहीन परिवार से आते हैं, लेकिन जो लोग खेती में काम करने आते हैं वो भूमिहीन परिवार से होते हैं, और बहुत छोटे प्लांट की खेती करने वाले होते हैं। खेती में काम करने वाले जो है श्रमिक का उगाई गई श्रमिकों के मेहनत से होती है। अब एक पिक्चर कितना सुंदर दिया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है कि एक हस्बैंड है, वो अपने घर में बोला है कि आजकल काम मिलना मुश्किल हो गया है, मिलना कठिन है। केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, वहां भी बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं, बड़े बड़े किसान रखते हैं। तो बोलेंगे तो घनश्याम एक बड़ा किसान है। घन वो ये बोलती है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है, और उस और क्या, और अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है। अच्छा, और ये पहले ये बोल देता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर भी नहीं है। अभी नॉर्मल बात है, ये बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, कटाई के लिए हार्वेस्टर भी नहीं है, गहाई के लिए थ्रेसर भी नहीं है। यहाँ तक कि खर पतवार साफ करने के लिए किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। ये सब करते हैं, लेकिन तब ये लेडी बोलती है कि घनश्याम एक बड़ा किसान है, और क्या है, उसके अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें भी काम मिलेगा। ठीक है, और हमें भी काम मिलेगा। मैनपुर वर्ष में 5 माह से भी कम समय किया गया था। ठीक है ना, तो ये सारा टॉपिक है जो कि पिक्चर में कहा गया है। उसके बाद कुछ बातें और हैं, इसको भी समझते हैं कि मुझे स्थानीय साहूकार जो है 2,000 रुपये देने देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपया लिए थे, लेकिन जब खेतों में काम ही नहीं था तो मैं कैसे चुकाऊंगा, बहुत कठिनाई है। तब बताया गया कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे का काम क्लास करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, ईंट भट्टे, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे में काम करनी है। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर दिए। ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन है कृषि वालों की। अब बात करते हैं कि फसल पर कोई अधिकार नहीं नहीं होता है, लेकिन जैसे किसान होते हैं, बल्कि उसे उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। मतलब कि फसल पर अधिकार नहीं होता, लेकिन जैसे काम करते हैं वैसे उन हिसाब से मजदूरी मिलती है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु अनाज के रूप में भी दे दिए जाते हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है, और गांव में जैसे होता है मजदूरी मिलता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और एक फसल दूसरी फसल, और खेती के लिए एक दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई हो गई, कटाई हो गई, तो उसके लिए अन्य अन्य अलग अलग तरह से होता है। रोजगार की अवधि जो है समय के हिसाब से बांधी जाती है, और काफी काफी अलग अलग होता है। रोजगार की अवधि काफी भिन्नताएं होती है। खेत में काम करने वाले श्रमिक जो है दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, रोज रोज वाला पैसा में काम करते हैं, रोज उनको पैसा मिलता है। और उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई पूरे साल पर काम पर रखा जाता है। पालमपुर में दैनिक मजदूरी के कारण काम करने वाले एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उस लगातार को कुछ काम ढूंढते रहना पड़ेगा। उसे काम ढूंढना, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि काम जो है लगातार आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि काम की कोई सीमा नहीं है कब खत्म हो जाए। एक दिन की न्यूनतम वेतन कम से कम 300 है, मार्च 19 तक। अभी कितना बढ़ाया गया है देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 2019 में 300 रुपए थी एक दिन की मजदूरी खेती के। और क्या है, लेकिन डाला में मात्र 160 रुपए ही बचते थे। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को बहुत ज्यादा स्पर्धा, मतलब कि कंपटीशन से काम करना, जो अच्छा काम करेगा उसको बार बार काम मिलेगा, इसलिए लोग काम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करती है। मैंने डाला जो है एक है, वो बोलती है कि जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों आपस में
मैंने निर्धनतम व्यक्तियों में से है, मतलब कि उनके पास क्या है, पैसा बहुत कम है, उनके पास क्या है, पैसा बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद और आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि डाला और रामकली के बारे में। डाला और रामकली जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब गरीब क्यों है, क्यों गरीब है भाई? तो गोसाईपुर मैंने देखिए यहाँ पर एक चैप्टर के हिसाब से एक तरीका बताया गया कि गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार, कहाँ उत्तर बिहार के दो गांव है, कहाँ गोसाईपुर और मझौली, दोनों गांव में कुल 850 परिवार में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब हरियाणा ग्रामीण इलाकों या फिर दिल्ली मुंबई सूरत जैसे हैदराबाद नागपुर में काम कर रहे हैं, मतलब बाहर निकल के काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार प्रवास अधिसंख्य भारतीय गांव में होता है, लोग प्रवास करते हैं, मतलब क्या है कि यहाँ से निकल जाते हैं और काम करते हैं। क्या आप इस बात की व्याख्या करते हैं, अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझौली प्रवासी अपने गंतव्य स्थान पर काम क्यों मैंने काम करते होंगे, मैंने अपनी जगह पर वहां पर कैसे काम करते होंगे, ये चीज के बारे में डिस्कशन करने बोला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और आगे हमारा टॉपिक रहा है कि खेती के लिए आवश्यक पूंजी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए, किसानों को भी अधिक चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अधिक संख्यक छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, लेकिन वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकार या खेती के लिए विभिन्न आगत पूर्ति के लिए करने वाले व्यापारियों को सुख कर्ज देता है। ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर जो है, अभी इंटरेस्ट जो है बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कर्ज चुका नहीं पाते हैं तो अपना जमीन जायदाद भी उनके गिरवी रखना पड़ता है, कभी कभी बेच भी देना पड़ता है। तो ये सारा पैसा कंडीशन हो गया है। तो उसके बाद क्या सविता की कहानी बीच में आ गई है कि सविता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन को पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीच में क्या होता है, कीटनाशक के अतिरिक्त उसे पानी को खरीदने और खेती के औजारों पर मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत पड़ती है। अनुमान करता है कार्यशील पूंजी करेंट कैपिटल उसके पास कम रहता है, तो क्या क्या करती है वो कि उसे 3,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, वो उसके पास पैसा तो होता नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए बोलता है। तो तेजपाल सिंह सविता को 24% इतना हाई रेट में क्या करते हैं, 4 महीने के लिए कर देते हैं, लेकिन जो ब्याज बहुत ऊंची दर की है। सविता यह वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में खेती का जो श्रमिक के रूप में 100 रुपया प्रतिदिन काम करेगी, लेकिन आप यह भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, लेकिन सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल खेती के श्रमिक की तरह काम करना होगा। तेजपाल की खेती में भी काम करना पड़ेगा। कटाई बहुत मैंने एक तो उसके उधार जिससे लिए हैं उसके खेत में काम भी करो और अपना जो होगा उसे भी निकाल के दो। 3 बच्चे की माँ के रूप में उस पर घर का कामों का इतना सारा जिम्मेदारी सविता इन कठोर सतहों में कैसे मतलब कि कैसे वो करेगी बेयर, वही प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ती है बात कि सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन क्योंकि उसे मालूम है छोटे किसान को कर्ज मिलना मुश्किल है, अगर मिलता तो कोई बात नहीं था, लेकिन मिलना मुश्किल था। छोटे किसान जो है वो इनके विपरीत मझोले और और क्या बड़े किसानों को खेती से बचत देते, इस तरह से आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेती है, लेकिन उसको चुकाने में कभी कभी असमर्थ होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जिसके कारण उनका सब कुछ बिक जाता है। तो इसमें अब तक की कहानी में हम लोग समझे ये टॉपिक जो है आप लोगों को कर लेना है, ये इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये खाली स्थान टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 नंबर टॉपिक हम लोग करेंगे। हाँ, 7 नंबर की अधिशेष कृषि उत्पादन की बिक्री, मतलब क्या है अधिशेष कृषि, मतलब कि अधिशेष कृषि करने मतलब कि कृषि तो हो गई, कृषि खाने भर हो गया, उसके बाद जो है उसको बेच देते थे। मान लिया कि किसानों ने यहाँ बात की कि उत्पादन के लिए 3 कारकों का उत्पन्न किया, कर अपनी भूमि और गेहूं को पैदा किया, लेकिन गेहूं की कटाई की जाती है, लेकिन उसमें उत्पादन पूर्ण हो जाने पर किसान गेहूं को क्या क्या करेंगे, मतलब कि उत्पादन हो गया उसको करेंगे क्या, तो परिवार को उपभोग के लिए गेहूं रख लेते थे, बाकी सबको बेच देते थे। अच्छे से ये सब कहानी है, ये सब में कहानी दिया हुआ है। सविता गोविंद बेटों ने छोटे किसानों के बाद बहुत अधिक गेहूं होता है, क्योंकि उनके उत्पादन में लेकिन उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, उससे उससे बड़ा भाग परिवार की आवश्यकता होती है, मतलब क्या उत्पादन तो ज्यादा होता है लेकिन उससे ज्यादा
तो उन लोगों को खर्च पड़ जाता है, मतलब कि जरूरत पड़ता है। तो इस सब चीज़ में क्या होता है कि उन लोग को जरूरत से ज़्यादा को क्या होता है, बेच देता है। मतलब जरूर जितना उत्पादन है जितना उत्पादन है हो गया है, घर के लिए रख लिया, बाकी सबको क्या कर दिया, सेल कर दिया, बेच कर दिया, वही बताया गया है। इसमें पालमपुर में गैर गैर कृषि क्रिया है। गैर कृषि क्रिया है की अगर बात करें हम लोग, तो गैर का मतलब क्या हो गया कि जैसे जिसमें कृषि से संबंधित नहीं है। जैसे कि पहले आता है कि हमारे देश में पालमपुर खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया जो है हमारा जो है गैर कृषि है। 25% लोग इसमें काम करते हैं। डेयरी की अगर बात करें कि डेयरी में तो दूध हुई, पालमपुर में कई परिवार डेयरी पर प्रचलित है। लोग अपनी भैंस को ये या गाय को बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा की चरी खिलाते हैं। दूध को निकट बड़े गाँव में रायगंज में बेच देते हैं। तो ये तो डेयरी इंडस्ट्री हो गई। और डेयरी थोड़ा सा विख्यात भी है, क्योंकि सबको दूध की जरूरत है। दूध के निकट बड़े मेरा में बेचा जाता है। शाहपुर शहर में दो व्यापारियों ने रायगंज के दूध संग्रह और शीतलन केंद्र खोला है। शीतलन में ठंडा वाला क्षेत्र, शीतलन केंद्र मतलब उसको रखा जाए वह, जिसमें दूर दूर से ददरा से कस्बों से भेजा जाता है वहां पर, मतलब कि दूध उद्योग और दूध को दूर दूर तक भेजा जाता है। ठीक है। डेयरी के बाद आ गया हमारा, अब 3 तरह के किसान का उदाहरण लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है। जैसे ये पहला किसान उत्पादन कितना कर, मतलब कि हम 3 तरह के उदाहरण लेते हैं। प्रत्येक ने खेतों में गेहूं बोया है, जबकि इनको उत्पादन भिन्न भिन्न अलग अलग जगह पर अलग अलग है ना। तो जैसे कि उत्पादन 100 का हुआ है, उपभोग खुद किए हैं, और अधिक 60 और 40 को अगले वर्ष के लिए रख लिया, 60 को अगले वर्ष के लिए रख लिए हैं। इस हिसाब से 120 अगर है तो 40 खुद के लिए रखे हैं, बाकी सब ऐसे करके डिस्कशन किया गया है। तो इसे विशेष नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। 4 तरह से किया गया है। अब अगला टॉपिक बता है कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय मैंने छोटे मात्रा में विनिर्माण में टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे और उद्योग का भी यूज किया गया इस समय। और इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हुए हैं। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियां लगे होने के कारण विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन है। विधियों का प्रयोग होता है, और जो छोटे पैमाने पर, मतलब छोटा छोटा घर घर में कुछ छोटा छोटा बनाए जाते हैं। विनिर्माण कार्य के पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में खेती किया जाता है। और श्रमिकों को कभी कभार भी किराए पर लिया जाता है। श्रमिकों को क्योंकि घर घर पर ये हो गया है। ठीक है। तो घर में खुद से ही ये सब काम किया जाता है। उसके बाद कुछ कहानी और दिए गए हैं, जिसमें जैसे कि मिश्री लाल की कहानी है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने की मशीन खरीदी है, जो कि से चलती है, खेत में लगाया गया है पन्ने। और पहले गन्ने के पेरने के लिए बैल की जरूरत पड़ती थी, अब इन मशीन ही काम करती है। मिस्र लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर और उसे गुड़ बनाकर यहाँ पर बेचते हैं और लाभ भी कमाते हैं। तो ये हो गया एक तरह का कृषि से हटके जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि लघु स्तरीय विनिर्माण। ठीक है। इसका एक उदाहरण हो गया। दूसरी बात क्या है, बगल में क्या है, करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला, अपने कंप्यूटर सेंटर खोला। हाल ही में कई विद्यार्थियों ने शाहपुर कॉलेज जाने लगे, और करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। तो गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उन्होंने काम पर रख लिया और लगाने का निश्चय किया। उन्हें कंप्यूटर खरीदे और घर में बाजार में खुले में कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी, और क्लास स्टार्ट कर दिया। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त मात्रा में वहां पर आना आरंभ कर दिया। कोचिंग सेंटर स्टार्ट हो गया वहां से। तो ये तरह जो हो गया। उसके बाद तो कुछ चर्चा यहाँ पर किया गया है। ठीक है। तो चर्चा को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पालमपुर के दुकानदार के बारे में, पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार और बेचते हैं। तो वहाँ पर क्या है, व्यापार करते हैं। और तो पालमपुर में व्यक्तियों में दुकानदार जो शहर से थोक सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे छोटे छोटे जनरल स्टोर, चाय तेल बिस्कुट साबुन टूथपेस्ट सब चीज बेचते हैं, जो कि जरूरत वाले सामान। कुछ परिवारों ने घर घर बस स्टैंड के निकट है लगा, जिसको जरूरत पड़ता है, और जो एक भाग छोटी दुकान खोल ली है और वहाँ पर यूज करते हैं। कस्टमर आते जाते रहते हैं इस हिसाब से। ठीक है। उसके बाद इधर देखा गया करीम परिवहन की तेजी की अगर बात करें, तो परिवहन तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है। पालमपुर रायगंज में बीच में सड़क है। सड़क में रिक्शा वाले, टांगे वाले, ये लोग भी अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप किया जा रहा है। परम्परागत बैल गाड़ी और दूसरी गाड़ी और सेवा परिवहन
लोगों को वस्तुओं को जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा रहा है, ये अच्छा उससे उन लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। किशोर ने खेतीहर मजदूर है, अन्य श्रमिकों की भांति किशोर मजदूरी करता है, लेकिन आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पानी हो नहीं रही है, इसलिए कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया और एक सरकारी कार्यक्रम में भूमिहीन निर्धर परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे हैं। ये चीजों को समझते हैं कि किशोर ने बैंक से कर्ज लिया और यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिसे भूमिहीन निर्धन मतलब कि सरकार ने गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला होगा, निकाला, उसी के अंदर इन लोगों को मतलब कर्ज दिया जा रहा है, ठीक है, और जिसे भूमिहीन निर्धर परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे हैं। किशोर ने इस पैसे में भैंस कर दी और भैंस से खरीद कर दूध बेचता है, ठीक है ना। ये जो हो गया, तो ये सब हो गया। तो इसमें कुछ सारांश दिया हुआ है, तो वो सब हम लोग ने पढ़ेंगे। तो इस विशेष कर कुछ क्वेश्चन वोश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग को डाउनलोड करके आप लोग देख लेना है। तो आज हम लोग पूरा वन शॉट टॉपिक में ये पालमपुर की कहानी को अच्छी तरह से समझ गए। तो किस तरह से एक गांव की एक इकोनॉमी जो है शहर से इकोनॉमी से कैसे मैच करती है, कैसे वो डेवलपमेंट करती है, और कैसे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि एक इंसान को क्या क्या जरूरत पड़ती है ना, किन 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 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे ये सभी लोग मिलकर आपस में मेंटेन करते हैं मजदूरों को, और से लेकर मजदूरी तक, और जो छोटे सामान है वो उत्पादन भी करते हैं, उत्पादन करने से बचाते भी हैं, बचाने के बावजूद भी ये कुछ अगर बच जाता है तो उसको सेल करके फिर से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये हम लोग की पालमपुर की गांव की कहानी के साथ से क्या उद्देश्य है किसी और इसी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव से मिलाकर एक बड़ा कंट्री, एक बड़ा स्टेट, और स्टेट बनता है, स्टेट से स्टेट मिलाकर एक देश बनता है, देश का इकोनॉमी, ऐसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉट वीडियो में। जैसा कि हमने कहा वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर को कवर किया है, ठीक है, और अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो में लगातार बने रहें, और ये थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लगातार एक अलग अलग, और साथ में विशेष ये है कि आप लोग को प्ले लिस्ट देखना है, प्ले लिस्ट देखनी, प्ले लिस्ट में अलग अलग सेक्शन वाइज आपको लगातार वीडियो देखकर घबराए नहीं, प्ले लिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से वीडियो को अच्छी तरह से पा सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।